नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, पॉलिटी की लिस्टिंग का ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो लेक्चर इसमें देख रखे हैं, पीछे बहुत सारे पार्ट आपने देखे हैं। ये इसी का अगला भाग है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर एक जगह पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में अभ्यर्थियों ने कहा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मतलब जो शुरुआती वीडियोस में आपने देख रखे हैं अनुच्छेद, आर्टिकल वगैरह या शेड्यूल देख रखे हैं या अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है, वो सब एक बार दोहराया जा रहा है। दोहराया नहीं जा रहा है, उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है जहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी। वैसे जो शुरुआती वीडियोस हैं उनमें बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ संदर्भ लेने की आवश्यकता थी वहाँ पर संदर्भ लिया गया है। और अगर आप खुद सोच कर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर आर्टिकल ही आप निकाल दीजिएगा, जो अनुच्छेद दिए हैं, जो अमेंडमेंट के बारे में पूरा जिक्र किया गया है, जो शेड्यूल वगैरह हैं, वो सब अगर आप निकाल देते हैं तो फिर बचेगा क्या? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो उनको बिना रेफरेंस में लिए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, इसलिए ऐसा किया गया है। और आगे के अब जितने भी वीडियोस आपको दिखाई देंगे उसमें कोई भी पार्ट या चीज़ जो है वो तब तक रिपीट नहीं की जाएगी जब तक कि उसमें आवश्यकता न हो जाए, अनिवार्य न हो जाए, तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अंतरिम सरकार के बारे में आप देख रहे हैं 1946, मतलब संवैधानिक जो पृष्ठभूमि है उसको देखना आवश्यक होता है। और हमारा भारतीय समुदाय, यहाँ के जो भारतीय बुद्धिजीवी नेता वगैरह थे, उनकी प्रबल इच्छा थी कि भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और उस संविधान के लिहाज से हमारा शासन हो और जितने भी अधिकार हमारे हैं उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो शोषण कर रहे थे। अब यहाँ पर सरकार अलग अलग तरह के दावपेच खेलती है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। वो लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कम समझौता करना पड़े और थोड़ा बहुत प्रलोभन देकर भारतीयों को अपनी ओर मिला लिया जाए, लेकिन बार बार मुस्लिम लीग के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी ये चीज़ें रिजेक्ट की जाती हैं। अंत में कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में और वहाँ पर अंतिम में आकर कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब ये जो प्लान है, इसकी जितनी भी यहाँ पे रिकमेंडेशन थी उसको कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मुस्लिम लीग भी तात्कालिक तौर पर सहमति जताती है, लेकिन बाद में इससे अलग थलग हो जाते हैं, वो समस्या खड़ी करते हैं। उनका जो मेन पर्पस था वो तो आप जानते ही हैं, वो भारत में रहना नहीं चाहते थे। उन्हें अलग से एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था जहाँ पर जिन्ना राजा बनकर रह सकें। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो यहाँ पर एकदम कट्टर हो गई थी। धर्म का कोई मामला ही नहीं था। धार्मिक जो उन्होंने संवेदना फैला दी थी और दंगे भड़कवा दिए थे, तो वैसा कोई मैटर ही नहीं था। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे थे, यहाँ पर जिन्ना को अपनी कुर्सी चाहिए थी। और वो जानते थे कि पाकिस्तान जैसा या कोई भी एक अलग राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक वो इस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत में रहेंगे तो यहाँ और भी दिग्गज लोग हैं जो कि जैसे ही देश आज़ाद होगा वैसे ही सत्ताधारी हो जाएंगे, तो इनकी दाल गलने वाली है नहीं, तो इन्हें अलग से चाहिए था। खैर, वो अलग बात हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अंतरिम सरकार, मतलब अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो उसमें मेंबर्स कौन कौन थे उनके नाम हम देखेंगे और उनका जो पोर्टफोलियोज हेल्ड किया गया था, यानी धारिता विभाग था, जिस विभाग को उन्होंने धारण करके रखा हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे पहले आता है और ये थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। ये जो काउंसिल बनी थी इसके वाइस प्रेसिडेंट। इसके अतिरिक्त एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, यानी जो विदेशी मामले हैं, और कॉमनवेल्थ रिलेशन का मतलब है राष्ट्रमंडल संबंध, उससे संबंधित जितने भी मामले थे उसको नियंत्रित करने या उसकी देखरेख का जिम्मा इनके पास था। यहाँ पर गृह वाला जो मामला है वो जोड़ दिया है, गृह इनके जिम्मे नहीं था। जो इसका अंग्रेजी वर्जन है उसको ध्यान से देखिएगा, गृह वाला मामला इनके जिम्मे नहीं था। ये जो सूचना प्रसारण और गृह वाला मामला है, मतलब गृह मंत्री के तौर पे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उसे आप नीचे देख रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे कौन कौन सा था? इसमें वाइस प्रेसिडेंट की उनकी हैसियत थी। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ वाला जो मामला है वो भी इन्हीं के अधीन आता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं तो होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, ये जो तीनों मुद्दे हैं या तीनों विषय हैं वो इनके अंतर्गत आते थे, मतलब इनके द्वारा धारिता विभाग इसका था। इसमें आप देख रहे हैं गृह, सूचना और प्रसारण। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके जिम्मे अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई को देखा जाए तो इंडस्ट्रीज और जो सप्लाईज वाला मामला है, मतलब उद्योग और आपूर्ति का, उसको ये देखते थे। इसके बाद जगजीवन राम, श्रम वाला क्षेत्र इनका था, मतलब लेबर। और इन्हीं की जो पुत्री थी मीरा कुमार, वो लोकसभा स्पीकर रही। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डिफेंस, ये सरदार बलदेव सिंह के जिम्मे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार बलदेव सिंह, ये डिफेंस वाला इनके जिम्मे डिपार्टमेंट था। इसके अलावा CH भाभा, इनके बारे में अगर देखा जाए तो वर्क, माइन और पावर, यानी कार्य, खान और ऊर्जा, ये जो मंत्रालय है या ये जो विभाग है ये इनके द्वारा धारित किया गया था। फाइनेंस वाला जो मैटर था वो लियाकत अली खान के जिम्मे था। डाक और वायु विभाग जो था, यानी पोस्ट और एयर वाला, वो अब्दुल रब निश्तार के जिम्मे था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आसफ अली का नाम आता है
तो आसफ अली के जिम्मे रेलवेज और ट्रांसपोर्ट वाला मामला था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देखें तो उनके जिम्मे एजुकेशन और आर्ट वाला जो सिस्टम था, यानी शिक्षा और कला, ये विषय इनके अधीन आते थे। इसके बाद आई चुंदरीगर का नाम आता है, तो जो कॉमर्स वाला पूरा सेक्टर था उसका दायित्व या उसकी जो जिम्मेदारी है वो इन्हें सौंपी गई थी। उसके बाद स्वास्थ्य गजनफर अली खां और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि यानी लॉ। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ नोट दे रखा है, तो नोट ये है कि इसमें अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, और वायसराय जो था वो परिषद का प्रमुख था। आपने देखा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कोई दूसरा है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर वायसराय ही होता था, ठीक। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है कि द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द वायसराय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द काउंसिल, बट जवाहरलाल नेहरू वॉज डिजाइनेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में, यानी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, उसको हम लोग देख रहे हैं। मेंबर्स दिए हुए हैं और पोर्टफोलियोज हेल्ड, यानी जो धारिता विभाग है जैसे पीछे दिया हुआ था उसी प्रकार से, लेकिन ये 1947 का जो गठन हुआ था उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे जो विभाग थे वो तो अभी भी हैं, और ये प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो काम है यानी प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च, इनके काम में ये नया जुड़ जाता है, साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध। इसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके जिम्मे जो पीछे अंतरिम गवर्नमेंट में आपने विभाग देखे हैं वही वाले हैं, मतलब गृह, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले। आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद होता है तो उस समय बहुत सारे रजवाड़े रियासतें रहती हैं, मतलब प्रिंसली स्टेट, और उनका एकीकरण करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम रहता है, और उसको सरदार जी बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। मतलब ये सख्ती से उनसे निपटते हैं, जो राज्य मानने को तैयार नहीं होते हैं उनके साथ कड़ाई से पेश आते हैं, या जो कूटनीति है उसका इस्तेमाल करते हैं, और अंत में पूरा भारत संघ तैयार होता है। तो भारत की एकता के ये प्रतीक है, इसीलिए इनके स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देखेंगे तो खाद्य और कृषि यानी फूड और एग्रीकल्चर जो पीछे इनके जिम्मे था वही अभी भी मिला हुआ है। एक अगर याद करते हैं तो उससे दूसरा वाला अपने आप थोड़ा थोड़ा मैच कर जाएगा, थोड़ा क्या अधिकतर मैच करेगा। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप देखें यहाँ पर, तो शिक्षा वाला जो डिपार्टमेंट था या मंत्रालय था वो इनके पास था। जॉन मथाई ये रेलवे और परिवहन संभाल रहे थे, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चले तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आर के षडमुख शेट्टी, षडमुगम शेट्टी इनको कहा जाता था, षडमुख भी आप कह सकते हैं। षडमुख मतलब ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। तो आर के षडमुख शेट्टी ये वित्त विभाग को संभाल रहे थे, यानी फाइनेंस वाला जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट था वो इनके जिम्मे था। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी कांग्रेस से बहुत अच्छे खासे मतभेद थे, लेकिन यहाँ पर वो विधि मंत्रालय को संभाल रहे थे। जगजीवन राम का वही पुराना वाला है, लेबर यानी श्रम। और सरदार बलदेव सिंह की अगर बात की जाए तो रक्षा, बल से रक्षा होती है, बल से रक्षा संभव है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें ट्रिक लगाने का बहुत जो स्कोप है वो दिखाई देता है, नाम से आप बहुत अच्छी ट्रिक लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए राजकुमारी अमृता कौर, तो ये स्वास्थ्य विभाग को संभाल रही थी। अमृत जो है वो स्वास्थ्य के लिए संजीवनी होता है या सबसे उपयोगी होता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। इसके बाद CH भाभा, तो वाणिज्य वाला विभाग इनके जिम्मे था, मतलब कॉमर्स वाला सेक्टर ये संभाल रहे थे। कुछ तो पीछे वाले ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन को अगर आप देखें तो रफ़ी अहमद किदवई के जिम्मे था। उद्योग और आपूर्ति की बात की जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे संभाल रहे थे। और VN गाडगिल जो थे ये कार्य, खान और ऊर्जा वाला जो क्षेत्र है उसको संभाल रहे थे। तो ये पूरा है। इसके बाद अभी यहाँ पर संविधान सभा जो 1946 की थी, मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये 1946 की बात है। इसमें एरियाज दिए हुए हैं, सीटें दी हुई हैं, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ रुकने वाला नहीं है, बस फैक्ट है, उन्हें एक बार आपको दिमाग में रखना है। ब्रिटिश इंडियन जो प्रोविंसेस थे वो 11 थे, मतलब यहाँ पे जो क्षेत्र है उनकी बात हो रही है। और सीटें कितनी थी तो 292। और देशी रियासतें यानी जो प्रिंसली स्टेट थी वो 93 सीटें उनकी हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे मुख्य आयुक्त के जो प्रांत होते थे यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो होते थे वो 4 हैं टोटल, यानी यहाँ पे सीटें जो है वो 4 हैं। उसके बाद टोटल अगर जोड़ देंगे तो आप जोड़कर यहाँ देख सकते हैं 389 आएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम जुलाई अगस्त 1946 वाले जो हैं उसमें किसको कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, कौन जीतता है, कौन सबसे बड़ा दल बनकर उभरता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चुनाव का रिजल्ट जब भी आता है तो उसमें यही तो देखा जाता है कि किसने ज़्यादा वोट प्राप्त किए, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, कौन अकेले दम पर सरकार बना रहा है या कहीं पर गठबंधन करने की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है, मतलब 208 सीटें ये जीतते हैं। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग 73, जो ढाका वाला हिस्सा था वहाँ पे इन्होंने इतनी सांप्रदायिकता भड़का रखी थी कि वहाँ सहानुभूतिवश इन्हें वोट प्राप्त हो जाता है। तो ये सब वोट बैंक का ही तरीका था।
पहले के समय में भी नेता जनता को हथियार बनाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करते थे और आज भी वही चल रहा है, वही स्वार्थ है, अभी भी जारी है। धर्म को आधार बना के किस प्रकार से फोड़ दिया जाए, लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए और वोट जीत लिया जाए, या जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर वोट मांग लिया जाए, ये सब तरीके पुराने हैं और अभी भी चल रहे हैं। ये दुखद बात है, लोकतंत्र के लिए जहर होता है। अब इसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो है, इसके बारे में अगर देखा जाए, ये तीसरे नंबर पे है। 73 जो है वो मुस्लिम लीग का था, 208 कांग्रेस का। यूनियनिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो एक, और यूनियनिस्ट मुस्लिम्स यानी ये जो दूसरी पार्टी है, मतलब चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके जिम्मे भी एक। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, ये वाला, इसके लिए 1 सीट है। और यहाँ कृषक प्रजा पार्टी जो है ये भी 1 सीट जीतती है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अगर बात करें तो ये भी 1 सीट जीती है। सिख वाला जो नॉन कांग्रेसी सिख थे, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सिख जो थे वो इसी में शामिल थे, अधिकतर कांग्रेस के हिस्से थे, तो नॉन कांग्रेस वाली जो सिख पार्टी है उसको अगर देखा जाए तो वो भी 1 जीतती है। और कम्युनिस्ट जो है वो भी 1 जीतते हैं। इंडिपेंडेंट जो थे, मतलब इसमें स्वतंत्र भी कुछ लड़ रहे थे या निर्वाचित हुए थे, तो उनकी संख्या टोटल 8 है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 296, ये पूरी जो गणना है या सीटें हैं उनको अगर टोटल देखें तो 296। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित जो प्रतिनिधित्व है, यानी कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 वाली ही है। इसमें कम्युनिटी देखी जा रही है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखी जा रही है। धर्म एक बड़ा मामला बन गया था, समय समय पर दंगे भड़क जाया करते थे और पूरी तरह से अराजकता या जो सांप्रदायिकता का जहर होता है वो हमारे देश की हवा में घुल गया था। और इसीलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और तरह तरह के धर्मों का जो अलगाव है वो दिखाई देने लगता है। ये सब राजनीतिक मंशा से शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो परिणाम है बड़ा घातक होता है। तो यहाँ देखिए, हिंदुओं की जो शक्ति थी या स्ट्रेंथ थी वो 163 थी। इसके बाद मुस्लिमों की बात की जाए तो 80। शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, अब यहाँ पे जाति पाति का भी बहुत बड़ा भेदभाव खड़ा हो गया था। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर को लोग कहते हैं कि वो दलितों का उत्थान किए थे, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ, मतलब उनका जो विरोध कांग्रेस के साथ था, मतभेद था, शुरुआत में आप देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट वाला, तो वहाँ से एक जो बंटवारा या ये कहा जा सकता है कि दरार वाली स्थितियाँ हैं वो पैदा हो गई थी। जोड़ने का काम नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने नेता थे वो सब तोड़ने के चक्कर में लगे हुए थे। भला भले ही चाहते हैं, ठीक है, वो मुस्लिमों का भला चाहते हैं, आप दलितों का भला चाहते हैं, लेकिन देश का हित जो है वो सर्वोपरि होता है। राष्ट्र जो है वो किसी भी जाति या धर्म से ऊपर होता है और वही उसी के हित के बारे में पहले सोचना होगा। नहीं तो अगर देश ही नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके बाद आप कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। तो वही बात है, लेकिन उस समय कोई समझ नहीं रहा था। और उसमें जो हिंदू महासभा थी वो अलग राग अलाप रही थी, उनका अलग मदन मोहन मालवीय और उसमें ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी योगदान था। बाद में ये बीजेपी का रूप ले लेते हैं। तो सब यहाँ पे सांप्रदायिकता के साथ झूल रहे थे। अब देखिए इसके बाद तो इंडियन क्रिश्चियन, ये भारतीय ईसाई, मतलब इनके बारे में कहा गया। तो इनके जिम्मे यहाँ पे शक्ति अगर इनकी देखें तो 6 है। पिछड़ी जनजातियों की अगर बात करें, बैकवर्ड ट्राइब्स की, तो 6 इनकी भी है यहाँ पे पावर या स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। सिख 4, संख्या देखते रहिएगा। एंग्लो इंडियन 3। पृथक निर्वाचन वाला सिस्टम जो था वो 1909 से स्टार्ट हो गया था। 1905 में पहले बंटवारा बंगाल का होता है, वहाँ से नींव डाली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके अंग्रेज जो है वो बांटते रहते हैं, अंतिम बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिखों की संख्या 4। एंग्लो इंडियन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 3, और पारसियों की बात की जाए तो वो भी 3। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर टोटल जो है वो 296 है। जो 296 का पूरा टोटल यहाँ पे सम आपने देखा था पीछे, उसी को यहाँ धर्म और जाति के आधार पर दर्शाया गया। इसके बाद भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार जो सदस्यता है, यानी स्टेट वाइज जो मेंबरशिप है, यहाँ आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन December 31, 1947, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो प्रोविंसेस दिए हुए हैं, यानी इंडियन प्रोविंसेस 229, मतलब 229 जो प्रांत यहाँ पे भारतीय प्रांत के तौर पे देखे जा रहे हैं। इसमें मद्रास है, और इसमें जो संख्याएं दी हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। तो मद्रास और उसके आगे जो नंबर लिखा है वो है 49। उसके बाद बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल तो ये 19। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत तो 55 यहाँ पे सीटों की संख्या। इसके बाद ईस्ट पंजाब यानी पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब फिर बंटवारा होता है। तो पूर्वी पंजाब की अगर बात की जाए तो 12। उसके बाद बिहार को देखें 36 यानी 36। सीपी और बरार, मतलब यहाँ से फिर मध्य प्रदेश का सृजन होता है, लेकिन तत्काल में जो परिस्थितियाँ थी तो संयुक्त प्रांत वाला जो हिस्सा था उसमें, और ये सीपी और बरार वाला जो हिस्सा है इसमें 17। उसके बाद असम को आप देखें तो 8, उड़ीसा में 9, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 1, अजमेर और मारवाड़ वाला जो क्षेत्र था उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे 1, और कुर्ग वाला जो था उसमें भी 1। इसके बाद इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी, अभी तो हमने जो टोटल था उसको देखा, अभी प्रिंसली स्टेट को देखते हैं। 70 टोटल है। इसमें अलवर है, बड़ौदा है, सब में यहाँ पे देखिए अलवर वाला 1 है, बड़ौदा वाला 3 है। उसके बाद कंटिन्यूसली
3 जो है वो एक एक प्राप्त किए हैं। भोपाल में 1, बीकानेर में 1, कोचीन में 1, उसके बाद ग्वालियर में 4, यहाँ देखिएगा। उसके बाद इंदौर को देखा जाए तो वहाँ पे 1, जयपुर को देखें तो 3, जोधपुर को देखें तो 2, उसके बाद कोल्हापुर है, कोल्हापुर में भी 1, कोटा में भी 1, राजस्थान वाला क्षेत्र, उसके बाद मयूरभंज जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे 1, और मैसूर दक्षिण भारत में चले जाएं तो मैसूर या मैसूरू जिसे कहा जाता है यहाँ पे 7, पटियाला की अगर बात करें तो 2, रेवा की अगर बात करें, रेवा क्षेत्र यानी ये मध्य भारत का हिस्सा है तो वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2, उसके बाद त्रावणकोर 6, उदयपुर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, सिक्किम और बरार कुर्ग समूह ये पूरा ग्रुप बन गया था तो उनका पूरा 1, उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्य समूह जो था गारो खासी जयंतिया वाला मतलब खासी जनजाति, तो खासी राज्य समूह 1 इसका भी। यूपी स्टेट ग्रुप यानी उत्तर प्रदेश राज्य समूह, पहले स्पष्ट बंटवारा नहीं था तो उसकी बात हो रही है तो उसमें भी 1, और ईस्टर्न जो राजपूताना स्टेट ग्रुप था यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर 3, यहाँ तक आपने देख। इसके बाद कुछ और शेष बच गए हैं तो मध्य भारत राज्य समूह यानी बुंदेलखंड और मालवा को इसमें कवर किया जाता है तो इसमें 3, और वेस्टर्न इंडिया जो स्टेट ग्रुप है यानी पश्चिमी भारत राज्य समूह है उसमें 4, गुजरात स्टेट ग्रुप जो है इसमें 2, दक्कन और मद्रास स्टेट ग्रुप जो है यहाँ पे 2, पंजाब स्टेट ग्रुप में 3, और उसके बाद ईस्टर्न स्टेट ग्रुप जो है इसमें पहला और दूसरा करके दिया हुआ है तो पूर्वी राज्य समूह पहला जो है इसमें 4 और दूसरा वाला जो समूह है उसमें 3, और उसके बाद रेसिडरी जो स्टेट ग्रुप है यानी शेष राज्य समूह है उनको अगर देखा जाए तो उनकी संख्या 4, मतलब टोटल कितने हुए तो ये टोटल हुए 299 यानी 299, यहाँ तक आपने देखा। संविधान सभा जो है उसकी संरचना पे बहुत बार और बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सेशन थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके बारे में एक ग्लांस के तौर पे देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि लिस्टिंग में हम लोग फैक्ट ही देखते हैं। तो यहाँ सत्र है, एक तरफ सेशन और दूसरी तरफ उसकी अवधि है। पहला सत्र ये दिसंबर में, ठीक यहाँ देखिएगा, पहला सत्र यानी फर्स्ट जो सेशन है वो दिसंबर में 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक 1946 की बात हो रही है, और उसके बाद दिसंबर के बाद अगला साल आ जाएगा यानी 1947, तो आगे के जो सत्र हैं वो 1947 में जनवरी में होते हैं, जनवरी से शुरू होते हैं और बाद तक चलते हैं। तो सेकेंड जो सेशन है उसको अगर देखा जाए तो जनवरी में 20 से लेकर 25 1947, जो थर्ड सेशन है उसको देखें तो 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947 में। उसके बाद जो फोर्थ सेशन है या चौथा सत्र है वो जुलाई 14 से लेकर 31 1947। जो फिफ्थ सेशन या 5वां सत्र है उसकी अगर बात की जाए तो 14 से लेकर 30 अगस्त में 1947, और सिक्स्थ जो सेशन यानी 6वां सत्र है वो 27 जनवरी 1948। यहाँ तक हमने संविधान सभा के जो सत्र चले हैं, बार बार सेशन ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उस पर एक निगाह डाली। अब इसके बाद जो 7th यहाँ पे है, अभी 6वां हमने देखा है, जो बचे हुए हैं वो नीचे दिए हैं, तो नीचे वालों को देख लेते हैं। कुछ और ये 11वें तक बच गए हैं। जो 7th सेशन है उसकी डेट है यहाँ पर 4 नवंबर 1948 से लेकर 1949 तक। जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक बार बार बैठकें होती हैं, सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि उस पर विचार विमर्श और जो उसमें जोड़ने घटाने का काम है वो चलता रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसकी डेट। उसके बाद देखिए 8th जो सेशन है यानी 8वां सत्र वो 16 मई से लेकर 16 जून 1949। उसके बाद 9वां सत्र आप देख रहे हैं 30 जुलाई यहाँ से शुरू होता है और 18 सितंबर 1949 तक चलता है। इसके बाद 10वां सत्र आप देख लीजिए, अक्टूबर 6 से स्टार्ट होता है, 17 तक चलता है 1949 में। 11th जो सत्र है या 11th जो सेशन है ये नवंबर 14 से स्टार्ट होता है, मतलब 14 नवंबर से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। 26 नवंबर 1949 तक चलता है, तो यही तो डेट है, यहाँ तक पूरा होता है। और टिप्पणी ये है, यहाँ पे कुछ नोट दिया रहता है जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 24 जनवरी 1950 को पुनः एक बार बैठक होती है, मतलब एक बार फिर से होती है। वैसे तो आप 11 देख रहे हैं, लेकिन 12वें के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि एक 12वां सत्र भी था, तो सही बात है, हालांकि उसको गिना नहीं जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक होती है और इसमें सिर्फ औपचारिकता शेष रहती है, काम तो पहले ही हो चुका था। तो सत्र का जो मेन पर्पज़ है वो 26 नवंबर 1949 में पूरा हो गया था। यहाँ उस पर एक सहमति या जो एक तरह से फॉर्मेलिटी है उसको करना शेष था। तो जितने भी इसमें मेंबर्स रहते हैं वो संविधान पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताते हैं, ये काम होता है। तो ये 12वां आप इसे गिन सकते हैं, चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन गिनने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए टाइम टेकन बाय द फार्मर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देश दिए हुए हैं, अनुच्छेदों की संख्या है, वर्किंग पीरियड है और लिया गया समय है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 7 है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा ढांचा है उसके बारे में बात हो रही है। और कार्य अवधि की अगर बात की जाए तो ये 25 मई 1787 से लेकर सितंबर 1787 यानी 17 सितंबर 1787 तक है। और उसके बाद जो अगला वाला है वो 25 मई 1787 से लेकर 19 सितंबर 1787, वही चीज़ है, मतलब इसमें अंग्रेजी हिंदी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं। जो यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें जो सेशन चलता है, कार्य अवधि की बात की जा रही है, वर्किंग पीरियड, तो वो 25 मई 1787 से स्टार्ट होता है और 19 सितंबर, यहाँ पे सितंबर 17 लिखा हुआ है, असल में ये डेट ये वाली, ठीक है, 19 नहीं होगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इसे सही कर लीजिएगा, 17 सितंबर 1787, ऊपर नीचे वाले में थोड़ा सा डाटा का अंतर। तो 25 मई से लेकर 17 सितंबर, और जो सन है वो कौन सा है, 1787 है, 4 माह से कम, लेस देन 4 मंथ लिया गया जो समय। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आप कनाडा को देख रहे हैं, 147 इसका टोटल नंबर, और यहाँ पे 10 अक्टूबर 1864 से लेकर 1867 मार्च तक चलता है, और लगभग 2 साल 6 महीने लगते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अपने यहाँ लगे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो लगभग 9 साल लग जाते हैं, और मार्च 1891 से लेकर 9 जुलाई 1900। साउथ अफ्रीका को अगर देखा जाए तो 1 साल का पूरा टाइम है, 153 यहाँ पे नंबर है, और अक्टूबर 1908 से लेकर 1909 सितंबर 20 तक ये पूरा है। यहाँ पे कार्य अवधि दी हुई है, उसे हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी पाठ तथा निसरण से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल, इसके अलावा कमेंसमेंट, हिंदी टेक्स्ट एंड रिपेल एट अ ग्लांस। थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ उससे संबंधित आर्टिकल हैं, जैसे कि 393 है, उसके अलावा 394 है, 394A है और 395 है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, अब आप यहाँ देख लीजिए, फिर से अनुच्छेद आया। तो संविधान में जहाँ जहाँ हमें कोई संदर्भ लेना होगा वहाँ हमें अनुच्छेद दिखाने पड़ेंगे, ये व्यवस्था है। तो यहाँ आप उम्मीद है कि समझेंगे कि रिपीट क्यों कर रहा है, ठीक। तो 393 जो है इसमें शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त शीर्षक है, और इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद 394 को देखा जाए तो कमेंसमेंट यानी जो प्रारंभ है उसे आप देख रहे हैं। उसके बाद 394A की अगर बात की जाए तो ऑथोरेटिव जो टेक्स्ट हैं हिंदी लैंग्वेज के, यानी हिंदी में प्रामाणिक पाठ, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि जब हमने 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल देखे थे तो उसमें इसका जिक्र देखा था। उसके बाद 395 को देखा जाए तो इसे रिपेल कर दिया गया है, ये निसरण का शिकार हो गया है। यहाँ तक कवर करने के बाद राज्यों की संरचना को जरा देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1947 में तो बंटवारा ही होता है, अस्थिरता फैली रहती है, अभी संविधान भी नहीं बना था ठीक से, तो उसके बनने की प्रक्रिया लंबी खिंचती है, 2 साल तक वही काम होता है, उसमें लोग बिजी रहते हैं। उसके बाद राज्यों की जो संरचना है उसको पुनर्व्यवस्थित करने का क्रम शुरू होता है 1950 से। तो उस समय तत्काल में क्या स्थिति थी वही हमें देखना है। यहाँ जो टेबल बनी है इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके और पार्ट डी करके दिया हुआ है। किस पार्ट में कौन से राज्यों को रखा गया था वो यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए स्टेट इन पार्ट ए, तो असम है, बिहार है, इसके अलावा बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, ये जो 6 राज्य हैं ये पार्ट ए का हिस्सा है। उसी प्रकार से पार्ट बी को अगर आप देखें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत ये वाला, और उसके अलावा मैसूर। यहाँ मध्य प्रदेश और मध्य भारत दोनों को अलग अलग समझिएगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का जब 1956 में पुनर्गठन होगा तो वहाँ पर वाजिब स्थिति सामने आती है। उससे पहले ये पूरा क्षेत्र जो है इसका दायरा अनिश्चित रहता है, ठीक। तो मध्य भारत मध्य प्रदेश के रूप में तभी अस्तित्व में आता है। मध्य भारत का जो ये शामिल किया गया है, इसके अलावा मैसूर है, पटियाला है, पूर्वी पंजाब उसके साथ है, और राजस्थान है। ये जितने भी राज्य यहाँ पे 6 आपने देखे, ये असल में पार्ट बी का हिस्सा है, या आप इसे भाग ख कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्ट सी जो है उसको देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, इसके अलावा कूच बिहार, इसके अतिरिक्त कुर्ग है और दिल्ली है। और जो लास्ट वाला डी वाला है यहाँ पर देखिए सी होना चाहिए था, ग लिखा है लेकिन ऊपर पार्ट सी होना चाहिए, उसको बना लीजिएगा। और पार्ट डी जो है इसमें कुछ टेरिटरी आती हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो द्वीपीय जो क्षेत्र है उसको कवर किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ से कुछ और बच गए थे इसमें, जैसे जो पार्ट ए था उसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल भी शामिल था। पार्ट बी में सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश ये आते थे। पार्ट सी जो है उसमें हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और उसके बाद त्रिपुरा ये इसमें शामिल थे। ये पार्ट सी का हिस्सा है, मतलब इसमें ये वाला पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया और ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान को हमने ऊपर देखा था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण टेबल है जिसमें कि लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आर्टिकल नंबर 3 है, संविधान का अनुच्छेद संख्या 3 है, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा जो कानून बनाने की शक्ति उसको प्राप्त है। यहाँ पर कुछ नियम कायदे हैं जो कि दिए हुए हैं, संसद ने इसी अधिकार का उपयोग करके इसको बनाया है। तो अधिनियम कौन सा है? पहला तो असम की सीमा परिवर्तन वाला जो अधिनियम था, यानी असम का अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट है, ये 1951 में आया था। और इसमें जो प्रोविजन थे उसको आप देख रहे हैं, अल्टर्ड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑफ असम बाई सीडिंग स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी कंप्राइज इन द स्टेट टू भूटान। मतलब इसमें से एक जमीन का जो टुकड़ा है, या आप इसे पट्टी कह सकते हैं, स्ट्रिप कह सकते हैं छोटी सी, वह भूटान को दे दी गई। असम की सीमाओं में थोड़ा सा बदलाव होता है, जो पहले वाला असम था उसमें परिवर्तन आता है। इसके बाद आंध्र राज्य अधिनियम को देखा जाए, आंध्र स्टेट एक्ट कहा जाता है, 1953 वाला है। और आप जानते हैं कि भाषाई आधार पे
विभाजित होने वाला या बनने वाला, निर्मित होने वाला जो पहला प्रदेश था वो आंध्र ही था, और बाद में इसका विभाजन भी भाषा के आधार पे होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला भाषाई राज्य ये बनता है आंध्र, और पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को यहाँ पे मिलाकर इसे स्वरूप दिया गया था। कुर्नूल आंध्र की राजधानी था, जबकि गुंटूर में इसका उच्च न्यायालय स्थापित होता है। ये पूरा मामला है, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट known as the state of Andhra by taking out the Telugu speaking area from the state of Madras। इसे कहाँ से अलग किया गया है? तो स्टेट ऑफ मद्रास से अलग किया गया है। और कोई भी राजनीतिक नेता जो कि देश हित में काम कर रहा था वो इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अंत में जब बहुत हिंसक यहाँ पे मामला हो जाता है और एकदम जो भीड़ है और यहाँ के समुदाय हैं वो उग्र हो जाते हैं, तो उसके बाद ये करना पड़ता है। आगे चलते हैं, यहाँ आप आगे चलें तो इसमें हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर आपको दिखाई दे रहे हैं नए राज्य, और ये अधिनियम है 1954 का। फॉर द न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय यूनाइटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर, दोनों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश का स्वरूप दिया गया। इसके बाद चंदनगढ़ को आप देख रहे हैं, चंदनगढ़ का ये मर्जर होता है, और ये जो मर्जर वाला एक्ट है ये 1954 का ही है। तो इसमें आप देख लीजिए कि चंदनगढ़ का जो भूक्षेत्र था, मतलब उसकी जो टेरिटरी थी वो यहाँ अगर देखा जाए, मतलब इसमें पूरा डिटेल डाटा देख लीजिए। मर्ज ऑफ टेरिटरी ऑफ चंदनगढ़ या चंदन नगर इसको आप कह सकते हैं, अ फार्मर इनक्लेव ऑफ फ्रेंच इंडिया, मतलब जो फ्रेंचों के अधीन भारत का हिस्सा था। फ्रांसीसी लोग यहाँ पर आए थे और लंबे समय तक रहे भी, ये भी आप जानते हैं। तो उनके द्वारा जो अधिकृत हिस्सा था उसी में से ये शामिल है। और इसे स्टेट ऑफ, यहाँ आप देख लीजिए इसका मर्जर कहाँ पे किया जाता है, इनटू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें इसका मर्जर कर दिया जाता है, मतलब इसे मिला दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 5वें नंबर का, इसमें स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है 1956 का। पार्लियामेंट की जो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत पावर्स हैं उसी को यूज करके यहाँ पे इनको आकार दिया गया है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को आप देख लीजिए, अभी जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने देखा था, तो फिर से एक बार उसका अरेंजमेंट होता है। मेड द एक्सटेंसिव चेंजेस इन बाउंड्री ऑफ वेरियस स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड लोकल डिमांड। इट क्रिएटेड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पे जो स्टार्ट में बनने वाले राज्य हैं तो 14 राज्य और 6 जो यूटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होता है। अब राज्य कौन से हैं और यूटीज़ कौन सी थी उस समय, ये उस समय की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। ये 1956 वाला जो अधिनियम है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ जो स्टेट बने थे तत्काल में भाषा के आधार पे, इसके अलावा धर्म के आधार पे, लोकल डिमांड मतलब स्थानीय मांग के आधार पे भी बने थे। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये टोटल जो है ये स्टेट है और इनकी संख्या है 14। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली पहले से ही इसी रूप में था, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा लक्षद्वीप, यहाँ आप देख लीजिए, मिनिकाय, जितने छोटे छोटे अरब सागर में द्वीप हैं उनकी बात हो रही है, तो लक्षद्वीप, मिनिकाय, इसके अलावा अमीनी द्वीप जो आइलैंड कहा जाता है, मतलब द्वीप कहा जाता है, आइलैंड का मतलब द्वीप है तो उसमें द्वीप अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अमीनी आइलैंड है ये वाला, इसके अतिरिक्त मणिपुर और त्रिपुरा, ये जितने भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ टोटल जो संख्या है मतलब नंबर है वो 6 है और ये यूटीज़ हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं। इट इस्टेब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाई मर्जिंग द ट्रावणकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड द काशगोडे ऑफ साउथ कनारा, यानी यहाँ पे जो दक्षिण कन्नड़ वाला क्षेत्र कहा जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत सारे मर्जर होते हैं नई स्टेट, जैसे अब यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यू स्टेट ऑफ केरला जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है या उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद जो है, यहाँ आप देख लीजिए, तेलुगु स्पीकिंग, इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्र स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश स्टेट। मतलब आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन मतलब एक स्टेट के तौर पे होता है वो यहाँ पर दिया है। और फर्दर इट मर्ज द मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ देखिए सिमिलरली इट मर्ज द सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू दैट ऑफ बॉम्बे स्टेट। मतलब गुजरात वाला पहले से ही आप देखते हैं कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसी के अधिकार क्षेत्र में वो पूरा एरिया आता था, बाद में वो स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ भी अभी वही बॉम्बे स्टेट ही चल रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं द कुर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट, द पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो पेप्सू वाला हिस्सा है इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट एंड द अजमेर स्टेट इनटू राजस्थान स्टेट। अजमेर स्टेट जो है उसका यहाँ पे मर्जर कर दिया जाता है राजस्थान स्टेट में। इसके बाद आप कुछ और जानकारियाँ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, मोर एवर इट क्रेडिटेड द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकाय एंड अमीनी द्वीप आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डी अटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो विभाजन हुआ था उसमें मद्रास राज्य से काटकर ये जो नए संघ शासित क्षेत्र हैं यानी यूटीज़ हैं, जिसमें कि लक्षद्वीप है, इसके अलावा मिनिकाय है, अमीनी द्वीप समूह है, इनका सृजन किया जाता है।
इसके बाद जो छठवां इसमें प्रावधान है उसे आप देख रहे हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल यानी ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी की बात हो रही है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल भूभाग स्थानांतरण, इनके बीच में जो जमीन का टुकड़ा था उसका लेन देन कैसे होता है, उसके संबंध में एक्ट है 1956 का। मतलब संविधान लागू होने के बाद भी ड्यूटी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि पूरे देश की संरचना अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित थी, उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता थी। तो 10 साल तो इसी में लग गया, और उसके बाद फिर एक के बाद एक हमले होने लगे। तो देश जो है वो बहुत सारी समस्याओं से उबर कर सामने आया है, और इसीलिए आज़ादी हमारी बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से और बहुत दाम चुका कर मिली है, और उसके बाद व्यवस्थित होने में हमें लंबा समय लगा है। अब इसके बाद अगर कोई इसे क्षति पहुंचाता है तो वो सबसे बड़ा नालायक होगा, ये कहा जा सकता है। अब यहाँ देखा जाए, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी, ये वाला जो अधिनियम है, इसमें बिहार के कतिपय क्षेत्रों पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि बिहार के कुछ हिस्से जो हैं वो पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए। यहाँ वही चीज़ दी हुई है, प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम स्टेट ऑफ बिहार टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इनके बारे में बात करें तो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी, इनके बीच में भी लेन देन होता है। तो ये 1959 का है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भूभाग स्थानांतरण, अब इसमें होता क्या है, तो राजस्थान राज्य के कतिपय जो भूभाग हैं उनको मध्य प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब राजस्थान से मध्य प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 8वें नंबर के पॉइंट को देखें तो प्रोवाइडेड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मद्रास। आंध्र वाला पहले से ही डिस्टर्बेंस चल रहा था, अभी यहाँ देखिए क्या होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री वाला ये एक्ट है, ये 1959 का ही है, और आंध्र और मद्रास के बीच में यहाँ पे जो सीमा परिवर्तन है उसके विषय में देखा जा रहा है। आंध्र और मद्रास राज्य की सीमाओं में फेरबदल किया जाता है, मतलब आप उसे रद्दोबदल कह सकते हैं, इसका उसमें और उसका उसमें। इसके बाद देखिए बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, और ये बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 का है। डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये जो एक्ट होते हैं इनमें डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंस होती है वो प्रोविजन की होती है, तो प्रोविजन आप यहाँ पर देख लीजिए। फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात, अभी तक क्या था, अभी तक जो गुजरात वाला पूरा पोर्शन था उसमें कच्छ का रन भी आता है, वो पूरा एरिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी या जो बॉम्बे स्टेट थी उसी के अधीन होता था। लेकिन अब यहाँ से यानी 1960 से एक न्यू स्टेट ऑफ गुजरात जो है यानी 15th स्टेट के तौर पे, 15वें राज्य के तौर पर ये सामने आता है। बाई टेकिंग आउट द गुजराती स्पीकिंग एरिया, मतलब ऐसा था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसमें कुछ जो हिस्सा था वो गुजराती बोलता था, और कुछ जो थे वो मराठी बोलते थे या अन्य भाषाओं का उपयोग करते थे। तो जो गुजराती भाषाई क्षेत्र था उसको यहाँ भाषाई आधार पे अलग किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं गुजराती स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड रीनेम द अदर पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट एज महाराष्ट्र स्टेट। देखिए बॉम्बे स्टेट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र एक अलग चीज़ है, ये तत्काल का मुंबई नहीं है। बॉम्बे स्टेट के अंदर महाराष्ट्र स्टेट भी था और गुजरात स्टेट भी था, लेकिन बाद में यानी 1960 में ये जो रिकॉग्निशन एक्ट आया है इसमें दोनों का विभाजन कर दिया जाता है। गुजरात स्टेट इसमें से निकल जाता है, गुजराती भाषा बोलने वाले लोग वो अलग राज्य में आ जाते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात। ये 15वें राज्य के तौर पे सामने आता है, और बॉम्बे जो है उसको मद्रास स्टेट के तौर पे, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र स्टेट के तौर पे जाना जाने लगता है। ये वाला पूरा हिस्सा है, शेष भाग जितने भी बचते हैं। और उसके बाद अहमदाबाद जो है वो गुजरात की राजधानी बन जाता है। तो गुजरात जो है वो 15वां राज्य बनता है, 15वें राज्य के तौर पर गठित किया जाता है। और ये जितनी भी पावर्स हैं ये पार्लियामेंट को प्राप्त होती है, राज्य की सीमा निर्धारण और इसके संबंध में, मतलब पुनर्गठन करना है कैसे करना है, तो यहाँ जो पावर्स हैं उसी का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट लाए गए थे। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं एक्वायर्ड टेरिटरीज मर्जर एक्ट 1960 यानी अधिग्रहित भूभाग विलय अधिनियम है, ये 1960 का ही है। प्रोवाइडेड फॉर द मर्जर इनटू स्टेट ऑफ असम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल ऑफ सर्टेन टेरिटरी एक्वायर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान अंडर एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1958 टू 1959। ये पूरा मामला है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार, मतलब दोनों सरकारें जो हैं उनके बीच में 1958 और 1959 में जो समझौते हुए थे उसके तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिग्रहण वाले भूभागों का पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय कर लिया गया। इसके बाद जो 11वें नंबर का पॉइंट है उसको आप यहाँ देखिए, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 का एक नया राज्य नागालैंड बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं वो 16वां राज्य है, 15वां गुजरात था। और असम राज्य से वेनसांग नागा पहाड़ियों को अलग करके, और उसके बाद यह जो क्षेत्र है ये संविधान की 6वीं अनुसूची यानी जो 6th शेड्यूल है उसमें निर्दिष्ट एक ट्राइबल एरिया था। मतलब पहले ये जनजातीय बहुल क्षेत्र था, बाद में इसे एक राज्य के तौर पर यहाँ सामने किया गया। इसके बाद पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट को आप देख रहे हैं, ये वाला है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, माफ कीजिएगा, ये 1966 का है यानी 1966 का। एक बार रीऑर्गेनाइजेशन होता है, आप ये रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है तो देखते हैं। फॉर्म ए न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा, 17वें राज्य के तौर पर हरियाणा जो है वो नए स्टेट के तौर पर सामने आता है और ये पंजाब से अलग होता है।
बाई टेकिंग आउट द हिंदी स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। जैसे आपने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो मराठी भाषी क्षेत्र था, मराठी बहुल क्षेत्र था, वहाँ से गुजराती भाषी एक एरिया को अलग करके गुजरात स्टेट का नाम दिया गया। वैसे ही यहाँ पर पंजाब का जो पूरा एरिया था उसमें से एक बड़ा हिस्सा पंजाबी बोलने वाला था और उसमें से भी एक बहुत बड़ा भूभाग जो था वो चला गया पाकिस्तान में। पंजाब का अधिकतर हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया। जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें भी कुछ हिस्सा ऐसा था या कुछ पार्ट ऐसा था जो लोग हिंदी बोलते थे, तो वो हिंदी भाषी जो लोग थे उनको अलग करके हरियाणा स्टेट बना दी गई और ये बना हमारा 17वां राज्य। और बाकी जो था वो पंजाब है। तो पंजाब और हरियाणा ये पहले एक हुआ करते थे पंजाब के रूप में, बाद में अलग अलग हो गए। अब यहाँ आप देख रहे हैं और उसके अतिरिक्त यहाँ आप देख लीजिए, इसमें कहा गया कि इसी अधिनियम के द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी भी बना दिया गया। मतलब यूटीज के तौर पे भी चंडीगढ़ को हम देखते हैं और इन दोनों राज्यों की कैपिटल के तौर पर भी देखते हैं, दोनों की राजधानी साझा है। इसके बाद नीचे आप 13वें नंबर पे बिहार और यूपी को देख रहे हैं। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, इनके बीच में जो सीमा निर्धारण की बात थी उसके परिवर्तन संबंधी अधिनियम है, ये 1968 का है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रद्दोबदल किया जाता है, यानी फेरबदल किया जाता है। इसके बाद 14वें नंबर में आप आंध्र प्रदेश और मैसूर वाला जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट है, ये है 1968 का, उसको देखेंगे। और इसमें मैसूर राज्य के कुछ भाग जो है वो आंध्र को दे दिए जाते हैं। आंध्र का जो साइज़ है वो और बड़ा हो जाता है। अभी विभाजन हो गया तो आंध्र और हैदराबाद मतलब तेलंगाना जो है वो अलग हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं 15वें नंबर पे मद्रास स्टेट जो है इसका अल्टरेशन होता है, मतलब यहाँ नाम का परिवर्तन होता है। तो ये अधिनियम है 1968 का, पीछे वाले भी 1968 के थे, ये वाला भी है। तो यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण है और उसके अलावा आपको ये देखना है कि इसकी प्रोविजन क्या है। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। मद्रास नाम अभी भी मौजूद है लेकिन राज्य जो इसका है, मतलब पूरा राज्य क्षेत्र या स्टेट आप कहते हैं, तो वो तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे, माफ कीजिएगा 16वें नंबर के पॉइंट को देखेंगे और इसमें असम का जो रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं मेघालय वाला जो पुनर्गठन का काम होता है, इसमें से भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, ट्राइबल बेसिस पे जो अलग अलग बंटवारे होते हैं या इनमें ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, उसको हम लोग देख रहे थे। तो असम पुनर्गठन होता है ये 1969 में और असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य यानी उपराज्य मेघालय की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो अधिनियम है इसके द्वारा अभी मेघालय स्वतंत्र राज्य नहीं है, स्वायत्त शासी है, ऑटोनोमस है, लेकिन अभी असम का ही हिस्सा है। अब उसके बाद ये बाद में अलग हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट को आप देख रहे हैं, ये 1970 का है। हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित करके राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये यूटी था, अब उसके बाद इसको एक राज्य की हैसियत से यानी स्टेट के हिसाब से देखा जाने लगा। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है ये 18वां राज्य बना, ठीक है, 18वें नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम को आप देख रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 और इसमें इलेवेटेड द टू यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे इन्हें इलिवेट किया जाता है। कहने का मतलब क्या कि दो संघीय जो राज्य हैं या यूटीज हैं आप देख सकते हैं, वो मणिपुर और त्रिपुरा के तौर पर सामने आते हैं, इनको राज्य का दर्जा मिलता है। राज्य का जब दर्जा मिल जाता है तो आपने 18वां पीछे ही देख रखा है हिमाचल के तौर पे, ये 19वें और 20वें राज्य की हैसियत से सामने आते हैं। मतलब 19वां जो है वो मणिपुर है और 20वां जो है वो त्रिपुरा है। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा इसी के द्वारा मिलता है 1971 में। पीछे आपने देखा कि वो असम के अधीन ही अभी एक स्वायत्त राज्य के तौर पर या स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अभी पूर्ण राज्य का दर्जा ये 21वें राज्य के तौर पे सामने आता है, इसको इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है और पहले ये उपराज्य के तौर पे था। और इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है इन्हें पहले यूटीज का दर्जा दिया गया। उस समय ये राज्य नहीं बनते, उस समय ये संघ शासित क्षेत्र के तौर पर या संघीय क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं, बाद में ये भी राज्य बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 19वें पॉइंट में दिया हुआ है मैसूर स्टेट अल्टरेशन ऑफ नेम, इसके नाम में परिवर्तन किया गया, ये 1973 का है और इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। मैसूरू अभी भी एक क्षेत्र है लेकिन पूरा जो राज्य है वो कर्नाटक कहा जाता है। ऐसे ही मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप जो आइलैंड है इसके भी नाम में परिवर्तन किया जाता है। इतना लंबा नाम कौन याद करेगा, तो लक्षद्वीप या इसे आप क्या देख सकते हैं, मतलब इसमें नाम जब बदला गया तो अंत में इसका नाम लक्षद्वीप होता है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम लकाद्वीप था। वो बिगड़ा रूप ही आप समझ सकते हैं, लेकिन उस रूप में जाना जाता था। तो 3 हिस्से इसके आपने पीछे से ही देखे हैं, एक तो लकाद्वीप है, फिर मिनिकॉय है और अमीनी द्वीप है। तो इनके नाम में परिवर्तन होता है 1973 में, इनको कंबाइंडली कहा जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, लकाद्वीप या लक्षद्वीप एक ही बात है, उसमें थोड़ा सा संशोधन मतलब वर्तनी का संशोधन। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह जो है इसको एक साथ मर्ज करके एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप का नाम दिया गया, जिसे कि आप वर्तमान में भी देखते हैं।
इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, इनके बीच में जो सीमा समझौता या सीमा का हेरफेर हुआ था, वो संसद के द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया, तो उसे हम लोग देख रहे हैं। सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 का है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सीमाएं हैं उनमें फेरबदल किया गया। इसके बाद आप मिजोरम राज्य अधिनियम को देख रहे हैं। तो मिजोरम को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित करके आपने पीछे देखा कि इसे यूटी का दर्जा दिया गया, तो अभी इसे 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त होता है और ये है एक्ट 1986 का। इसके बाद 23 को देखते हैं, 23 नंबर का पॉइंट, इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आपने पीछे देखा कि ये दोनों जो है यूटीज बनती है और अब जो है ये जाकर स्टेट बन जा रहे हैं, मतलब ये 24वें राज्य के तौर पे सामने आता है। गोवा जो है वो 25वां राज्य बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं गोवा को 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त होता है और ये कहाँ से निकलता है, तो दमन द्वीप से इसको निकालकर, जो कि पुर्तगालियों का मेन केंद्र हुआ करता था गोवा, तो इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है, मतलब ये 25वां राज्य है। तो गोवा दमन द्वीप वाला जो पूरा एरिया था उसका पुनर्गठन एक्ट इसको कहा जाता है, यानी रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, और इसकी जो डेट है वो 1987 की है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है सन 2000 में, और आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है। वैसे 1956 में मध्य प्रदेश को जो वास्तविक स्वरूप है वो प्राप्त होता है, और उसके बाद सन 2000 में इसमें जो परिवर्तन होता है, छत्तीसगढ़ राज्य को इससे अलग कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का ही एक खनिज संपदा से संपन्न हिस्सा हुआ करता था, उसको इसमें से अलग कर लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के भूभाग से निकालकर छत्तीसगढ़ के नाम से जो नया राज्य बनता है उसका क्रम कौन सा है, 26वां है। ये 26वें राज्य के तौर पर सामने आता है। और उत्तर प्रदेश का भी उसी साल उत्तर प्रदेश पर भी सामत आती है। इसका जो हिमालय वाला क्षेत्र था, जो कि इसका गौरव हुआ करता था, उत्तराखंड, मतलब वो उत्तरांचल के नाम से पहले जाना जाता था, तो उसको अब उत्तराखंड के तौर पे एक नए राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है, और इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो लबासना है वो पहले यूपी का हिस्सा हुआ करती थी और अभी चली गई है उत्तराखंड में। और आपको जानकर यहाँ पे खुशी होगी कि जो यूपी पीसीएस के सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट होते हैं, मतलब फाइनली सेलेक्ट होते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग पहले लबासना में ही होती थी। बाद में लखनऊ में फिर उपाम बना है, तो वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। शुरुआती जो ट्रेनिंग थी या पहले की जो ट्रेनिंग थी वो वहीं पर होती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे 27 है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, ये भी 2000 का ही है। इसमें से क्या होता है, तो आप जानते हैं कि झारखंड ये 28वां राज्य बन जाता है। उत्तराखंड जो है वो यहाँ देख लीजिए, उत्तरांचल के नाम से ही पहले नया राज्य बनता है। उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं रहता है, ये ध्यान देने वाली बात है। उत्तरांचल के नाम से ये यूपी में पहले से ही एक अंचल था, हिमालयी अंचल, और ये 27वें राज्य के तौर पे उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता है। बाद में इसका नाम बदलेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल 2000 मतलब सन 2000 में ही बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो इसमें 28वें राज्य के तौर पे झारखंड इससे अलग हो जाता है, और बिहार को इसमें बहुत घाटा लगता है। झारखंड बहुत खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र था, और बिहार की पूरी भूमि जो है वो खनिज संसाधन के लिए प्रचुर मानी जाती थी। लेकिन झारखंड के निकल जाने से अब बिहार के पास खनिज संसाधनों का अकाल पड़ गया है। तो खनिज संसाधन, लेकिन उतने नहीं रह गए हैं जितने कि झारखंड के जुड़े होने की वजह से थे। ठीक यही हाल मध्य प्रदेश का भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी गनीमत है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तरांचल का नाम चेंज हो रहा है। ये 2006 में परिवर्तित होता है, मतलब सन 2000 से लेकर ये 2006 तक अगर देखा जाए तो उत्तरांचल के नाम से ये जाने जाते हैं, और उसके बाद अब इसे जाना जाएगा उत्तराखंड के नाम से। मतलब उत्तराखंड राज्य जो है ये 2006 से अस्तित्व में आता है। इसका जो पुराना अस्तित्व है वो ये उत्तरांचल के तौर पे। इसके बाद पौंडीचेरी को आप देख रहे हैं, इसका नाम बदल दिया जाता है, नाम बदलकर पौंडीचेरी से पुडुचेरी कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 2006 का ही है। ओडिशा का अल्टरेशन ऑफ नेम है, इसे आप देख रहे हैं। उड़ीसा नाम परिवर्तन जो है, मतलब यहाँ ओडिशा राज्य का नाम बदल दिया जाता है। ओडिशा वर्तमान में नाम है, पहले इसका नाम उड़ीसा था, तो उड़ीसा से ओडिशा में इसको कन्वर्ट किया गया, और ये 2011 में बदला गया है। उसके बाद आंध्र का जो यहाँ विभाजन हो जाता है, और 2014 में ये होता है आंध्र का पुनर्गठन, आप इसे कहते हैं। तेलंगाना 29वां राज्य बनता है, और आंध्र के कुछ क्षेत्र जो हैं उनको इससे अलग करके यहाँ तेलंगाना को स्वरूप दिया जाता है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र की राजधानी अमरावती। इसके बाद और अगले 10 वर्षों के लिए ये प्रावधान किया गया था कि दोनों की कंबाइंड राजधानी के तौर पे हैदराबाद ही काम करता रहेगा, लेकिन 10 वर्षों के बाद जब राजधानी का पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा तो अमरावती जो है वो स्वतंत्र रूप से आंध्र की राजधानी हुआ करेगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। 2019 में एक बड़ा बदलाव होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को अलग अलग 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जो विशेष प्रावधान इसके थे उनमें से अधिकांश को समाप्त कर दिया जाता है, और एक सामान्य जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस प्रकार से इसको हैसियत प्राप्त होती है। तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर के नाम से यूटी बन जाता है, और दूसरा लद्दाख के नाम से बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा, ये लेटेस्ट जो चेंज है उसको हम देख रहे हैं। और उसके बाद एक और परिवर्तन जो आप जानते हैं कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली वाला, दोनों को एक में मर्ज कर दिया जाता है।
तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कैसे हो गए? पहले तो 9 थे। कुछ लोग कहते हैं कि 9 हैं। 9 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एकदम लेटेस्ट वाला मर्जर किया गया है आपस में, तो वो कुल मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यहाँ तक हमने इसे देखा है और ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।